हेलो स्टूडेंट्स। जीवाणु के अध्याय में हम आज मुख्य तौर पर पॉइंट वाइज, केवल पॉइंट वाइज डिटेल में स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं करेंगे। जीवाणुओं के प्रमुख लक्षणों के बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपको मैं सरल शब्दों में जीवाणुओं के प्रमुख लक्षणों या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान में रखे रहेंगे कि जीवाणु जो होते हैं वे सर्वव्यापी होते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं कि बैक्टीरिया आर यूबिक्विटस इन नेचर। यूबिक्विटस या सर्वव्यापी कहने का अर्थ यह है कि ये सभी जगह पाए जाएंगे, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो वायु हो या फिर मिट्टी हो, ये सभी जगह व्याप्त होते हैं। इस कारण से जीवाणु सर्वव्यापी होंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है वह यह है कि जीवाणु एक कोशिकीय सरल संरचना वाले होते हैं। एक कोशिकीय, एक सेल ही पाया जाएगा जीवाणु के संरचना में। हमारा जो शरीर है यह बहुकोशिकीय के अंतर्गत आता है। हम आगे जीवाणुओं की संरचना के डिटेल स्टडी करेंगे तो उसमें हम ये पाएंगे कि हम केवल एक कोशिका ही जीवाणुओं की बना रहे हैं। आप ध्यान रखिए कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि जीवाणु एक कोशिकीय संरचना वाले होते हैं। ध्यान पे रखे रहेंगे। तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि जीवाणु जो है वे स्वयं पोषी और विषम पोषी पोषण पाया जाता है। इसके अलावा स्वयं पोषी का अर्थ यह हुआ वे खुद अपना खाना बना सकते हैं। स्वयं धन पोषी, स्वयं पोषी, खुद का जो पोषण करे उनको हम स्वयं पोषी कहते हैं। खुद का खाना खुद बनाए उनको हम इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक या फिर हिंदी में स्वयं पोषी कहते हैं। विषम पोषी कहने का अर्थ यह है ऐसे जीवाणु जो जिनका भोजन दूसरों के ऊपर निर्भर होता हो, है ना, दूसरों के ऊपर निर्भर होता हो। जैसे कि हम प्लांट्स, हम जितने भी भाजियां हैं उनको हम खाते हैं, है ना, तो हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो गए। तो मैं बोलूँगा कि हम विषम पोषी कहलाएंगे। इसके बाद स्वयंपोषी, इसके बाद परजीवी। ये परजीवी भी हो सकते हैं जिसको हम पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट का अर्थ होता है जैसे कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है। मच्छर हमको काटता है लेकिन हमारी मृत्यु नहीं हो जाती। तो ऐसे, लेकिन वो अपना पोषण ब्लड के माध्यम से ले लेता है। तो ऐसे जीवाणु को हम परजीवी कहेंगे। इसके बाद हम कह सकते हैं मृत्योपजीवी, कि जो जिन ऑर्गेनिज्म के, जिन जीवों की मृत्यु हो चुकी है उनसे भी पोषण जीवाणु ले सकता है। सहजीवी, किसी के साथ हेल्प करके भी वो अपना पोषण ले सकता है। क्योंकि ये स्वयं पोषी होते हैं और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से। इससे पहले जो डिस्कवरी क्लोरोफिल की हुई वो बैक्टीरिया में हुई, और बैक्टीरिया में क्लोरोफिल बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा गया। कुछ विभिन्नता इनकी संरचनाएं में होती है जो पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल क्या है जी वालों बच्चों के लिए? पौधे में जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है जिससे पौधे अपना भोजन या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, है ना, उनको हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, उससे हम भोजन बनाते हैं पौधे। उसी तरह से प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे अगर अपन देखें, इनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई रहती है। अब ध्यान पे रखिएगा पेप्टाइडोग्लाइकन की संरचना मैं आगे आपको बताऊंगा। कुछ बैक्टीरिया के या जीवाणु के कोशिका भित्ति के बाहर कैप्सूल पाया जाता है जो पॉलीसैकेराइड का बना हुआ रहता है। ध्यान रखना,
कैप्सूल पैलोसैकेराइड का बना हुआ था, कोशिका भित्ति की बाहर की तरफ संरचना में पाए जाएंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है कि जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले होते हैं। जहाँ कहीं भी आप प्रोकैरियोटिक शब्द सुनते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि उसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। नाभिक नाभिक जो है वो नहीं, डेवलप्ड प्रकार के नहीं पाए जाते। इसका अर्थ ये है कि इनमें जो पाए जाने वाले डीएनए हैं वे साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। साइटोप्लाज्म से अलग होकर के प्रोकैरियोट्स में ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं पाए जाएंगे। तो इसमें आद्य प्रकार का नाभिक पाया जाता है। इसको आप और अच्छे से समझ सकेंगे आप, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब। आप फिलहाल ये ध्यान पे रखिए कि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना में हमको डेवलप्ड न्यूक्लियस या न्यूक्लियस का या आद्य प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जीवाणु में जितने भी कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, जितने भी कोशिकांग होते हैं वे उनका अभाव होता है। ठीक, इनमें राइबोसोम जो पाया जाएगा वह 70S प्रकार का पाया जाएगा। कुछ जीवाणु में इनके मूवमेंट के लिए ये चल सके उनमें कशाभिका पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवाणु कशाभिका के माध्यम से मूवमेंट करते हैं और ये जो कशाभिका है या फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। आगे हम देख सकते हैं इनके प्रजनन की तरफ। इनमें बीजाणुओं द्वारा होते हैं अलैंगिक प्रजनन, ठीक है, और द्विखंडन द्वारा इनमें प्रजनन प्रक्रिया पाए जाते हैं। लैंगिक प्रजनन 3 विधियों के द्वारा होंगे, कॉन्जुगेशन या सहयुग्मन, रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन, या ट्रांसडक्शन या पारक्रमण। तो मैंने अभी फिलहाल मैं आपको डिटेल तरीके से जीवाणुओं के लक्षण के बारे में बता सकता था, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि आप इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करके आप एक सामान्य लक्षण के बारे में जान सके। प्रजनन के बारे में ध्यान रखिए, एंडोस्पोर, बाइनरी फिजन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट हम लोग इनके लक्षणों या संरचना की डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।